चलिए दोस्तों शांत हो जाइए। शांत हो जाइए, शांत। है ठीक है, मैं इसको यहाँ लगवाते, यहाँ गर्मी ज्यादा है। अरे डियर फ्रेंड, क्लास में कौन है? विकास कुमार, इधर आइए। हल्ला मत करिए। ये कूलर को यहाँ लगवाइए, ठीक है? यहाँ लगेगा तो बोर्ड कहाँ है? अभी मेरा क्लास खत्म होने दीजिए, उसके बाद यहाँ लगवा। यहाँ पंखा नहीं ना है, इन लोग को गर्मी ज्यादा लग रहा है। वहाँ भी ना है, वहाँ पंखा का है ना? क्या? अरे इससे न टकराएगा तो इसको खोल के हटा दीजिए ना। कहा दीपेन कुमार को बुलाओ। दीपेन दीपेन को भेजिए तो। चलिए अब शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। और गर्मी से बचने का सबसे बेहतरीन तरीका कि गर्मी सहना ही हम सीख जाएं। वैसे भी पुलिस का तो, दरोगा का नौकरी कोई मजा का नौकरी है ही नहीं कि नौकरी के बाद आपका मजा ही मजा होगा, ऐसा तो है नहीं। ठीक है, तो जिस जॉब की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं या यूपी दरोगा का कर रहे हैं या झारखंड दरोगा का कर रहे हैं, तो ये भी ऐसा नहीं कि हम बिहार दरोगा का सिलेबस क्लियर करवा रहे हैं। बिहार दरोगा का सिलेबस क्लियर करवा रहे हैं कि 70% यूपी दरोगा का भी सिलेबस क्लियर है। 30% मात्र आप पढ़ के वहाँ भी एग्जाम दे सकते हैं। आप मध्य प्रदेश के दरोगा का भी एग्जाम दे सकते हैं, और किसी भी हिंदी भाषी स्टेट में आप दरोगा बनिए, सेम टू सेम सब कुछ बिहार जैसे है। हाँ बताए थे कि इस कूलर को यहाँ पर लगवाइए, इन लोगों को गर्मी लग रहा है, यहाँ पंखा नहीं है, और इस को खुलवा के वहाँ एक पंखा लगवाइए। ओके, हाँ जहाँ लग रहा है अवेलेबल है वहाँ पर लगवाइए। और अपने मन से नहीं लगाना है दीपेन, बिजली मिस्त्री को बुला के लगवाना है, ठीक है? क्योंकि वायरिंग कोचिंग का बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो कोई भी कोई तार खोल देता है तो गड़बड़ा जाता है। कर तो हम बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे? हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि आप लोग केवल एक लक्ष्य लेकर मत चलिएगा, आप और स्टेट के भी दरोगा के ऊपर नजर बनाए रखिएगा, ये हम कह रहे थे, ठीक है ना? और रोशन सर से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे किसी और स्टेट में दरोगा निकले तो उसे आपको बताए, उनके सिलेबस के बारे में बताए, और एक्स्ट्रा हमारे पढ़ाने के बाद आपको कौन क्या पढ़ना पड़ेगा, कौन से बुक से पढ़ना पड़ेगा, वो भी आपको बता दे। लेकिन आप भी कॉन्शियस रहिएगा, ठीक है? आप लोग फेसबुक पर एक्टिव है तो एक दो यूपी के जो ग्रुप है, जो यूपी दरोगा यूपी पुलिस के बारे में जो ग्रुप बताते हैं, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। झारखंड में भी कई सारे ऐसे फेसबुक ग्रुप है जो झारखंड के दरोगा, झारखंड के सिपाही के बारे में एकदम बहुत तेजी के साथ न्यूज देते रहते, उस ग्रुप में भी ज्वाइन मार लेना है, ठीक है? किन्हीं को मध्य प्रदेश में जाना है या किन्हीं को हिमाचल प्रदेश में जाना है तो वहाँ के भी ग्रुप में आप ज्वाइन मार लीजिएगा। खेल समाप्त है, आपको सब नॉलेज मिलते रहेगा। और आजकल तो फेसबुक पर सब एक्टिव है, हम भी एक्टिव है, तो फॉलो भी कर लीजिएगा दोस्तों। आज ध्यान दीजिए, अब शुरुआत करते हैं। हम अब तक बायोलॉजी के 3 चैप्टर को खत्म कर लिए हैं और इकोनॉमी के 1 चैप्टर को खत्म कर लिए। टोटल इकोनॉमी में 9 चैप्टर है। कितने चैप्टर है?
9 चैप्टर है। 9 चैप्टर इकोनॉमी में पहला चैप्टर सफलतापूर्वक और काफी विस्तार पूर्वक आप लोग भी पूरे मजे लेकर पढ़े। हमें पूरा विश्वास है कि आप 80 से 90% बातों को निश्चित तौर पर समझे होंगे, ठीक है। और प्रश्न कुल 111 ही है इकोनॉमी के पहले चैप्टर में, तो हमें आशा है कि आप 111 प्रश्न को याद कर लिए होंगे। और जो याद नहीं किए होंगे उसको तो परिणाम पता ही है, हम क्या बताएंगे उसको फिर से कि याद नहीं करिएगा तो क्या होगा। अब हम बायोलॉजी के 2 महत्वपूर्ण चैप्टर 4 और 5 प्लांट और एनिमल के बारे में समझ लेंगे, तो बायोलॉजी का एक पोर्शन खत्म हो जाएगा 1 से 5 तक। तो बायोलॉजी के 4 और 5 आइए सफलतापूर्वक हम खत्म करने का प्रयास करते हैं आज से, और उसके बाद हम इकोनॉमी के दूसरे चैप्टर पर आ जाएंगे। और 9 चैप्टर इकोनॉमी के 9 चैप्टर में अगर कोई चैप्टर सबसे ज्यादा हार्ड है, जिसको समझने में आपको सबसे ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, वो दूसरा चैप्टर ही है। दूसरा चैप्टर का नाम है नेशनल इनकम। तो हम आपसे यह भी रिक्वेस्ट करते हैं कि इकोनॉमी के दूसरे चैप्टर के थ्योरी को सिर्फ रीडिंग मारना है। तो जब तक बायोलॉजी का 4 और 5 समाप्त हो रहा है, आप इकोनॉमी के पहले चैप्टर के 111 प्रश्न को रिवाइज करिएगा और दूसरा चैप्टर के थ्योरी को रीडिंग मारिएगा। समझे कि नहीं समझे? रीडिंग मारने के बाद 2-3 बार 4 बार रीडिंग मार लीजिएगा तो हमें पढ़ाने में आसानी होगी और पढ़ाते समय आपको समझने में भी थोड़ी आसानी जरूर होगी, ऐसा मेरा मानना है। तो आप लोग ये सब करिएगा और ध्यान रखिएगा, जो बता रहे हैं वो करना ही करना, अपने मन से कुछ भी नहीं करना। इतना दिन तक आप अपने मन से कर रहे थे, ठीक है ना, कुछ नहीं हुआ, फिर भी आप अपने मन से ही करिएगा, फिर कुछ नहीं होगा। क्लियर है ना? इसीलिए जो बात बता रहे हैं वो ऐसा नहीं कि हवा में फेंक रहे हैं। बहुत होता है कि हवा में फेंकता भी है, लेकिन हमको आप उस तरह से मत समझिए। जो ठोका ठोकाया हुआ बात है वही आपके सामने हम रखते हैं और उस पर आप पूरी तरह से अमल करिए। क्योंकि दोस्तों बहुत आप आस लेकर आए हमारे पास, एक भी बात हम आपसे झूठ नहीं बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। और सच यही है दोस्तों, जो रटा है वही कंपटीशन के क्षेत्र के मैदान के युद्ध को जीता है, और जो नहीं रटा है, ताली मत मारी, जो नहीं रटा है वो युद्ध में मारा गया है, ठीक है। तो याद नहीं होगा तो युद्ध में मारा जाइएगा दोस्तों, लेकिन ज्ञान बिंदु का कोई मारा नहीं जाएगा। आइए दोस्तों चौथा नंबर पर, चौथा नंबर है बायोलॉजिकल। अब पूरी शांति बनाए रखिए, गंभीरता बनाए रखिए और हमारे बातों पर बिल्कुल एकाग्रचित होकर उन्हें सुनने का प्रयास कीजिए। बिल्कुल सब कुछ समझ में आएगा, बिल्कुल शांत हो जाइए। चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। और एडमिन भैया कमेंट सब जो आ रहे, नोट कहाँ मिलेगा उस सब पर जवाब दीजिए विद्यार्थी को। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। दोस्तों आप पृथ्वी को अपने आसपास, यानी कि यह जो विशाल पृथ्वी है, तो आप अपने आसपास तो पेड़ पौधा को जरूर देखते हैं। और जब आप पेड़ पौधा को देखते हैं तो निश्चित रूप से इतना तो आपको पता ही है कि इस पृथ्वी पर जितने पेड़ पौधे हैं सारे एक जैसे नहीं है। कुछ बड़े छोटे होते हैं जिनकी आयु मात्र 3 महीने की होती है। कुछ पौधे बहुत विशाल होते हैं जिनकी आयु 3-3 हजार 4-4 हजार साल होती है। कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो फल देते हैं, सब्जी देते हैं। कुछ ऐसे भी पौधे हैं जो कुछ नहीं देते हैं, फूल तक नहीं देते हैं। तो इस पृथ्वी पर जो पौधे हैं ना, सारे एक जैसे नहीं है, तरह तरह के पौधे हैं।
और इस चैप्टर को पढ़कर हमें अंत में यही जानकारी मिलेगी कि इस पृथ्वी पर कैसे कैसे पौधे हैं, इस पृथ्वी पर कैसे कैसे पौधे हैं, इसी की जानकारी हमें प्राप्त होगी। लेकिन दोस्तों, इस पृथ्वी पर कैसे कैसे पौधे हैं, इनको पहचानना हम शुरू करें उससे पहले थोड़ी सी जानकारी हमें किसके बारे में लेनी होगी? क्लासिफिकेशन के बारे में। तो आइए दोस्तों, थोड़ी सी जानकारी हम क्लासिफिकेशन के बारे में ले लेते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है। उसके बाद हम पौधों की दुनिया का सैर करने वाले हैं दोस्तों, और समझने वाले हैं कि कैसे कैसे पौधे इस पृथ्वी पर हैं, और ये भी समझेंगे कि उन पौधों से आखिर क्या लाभ मिलता है मानव को। हालांकि पौधा कोई भी है, वे पृथ्वी के पर्यावरण में अपनी भूमिका अदा करते हैं। उसके चले जाने पर निश्चित ही पृथ्वी के पर्यावरण में विकृति उत्पन्न होगी, लेकिन हम पौधों को इस दृष्टिकोण से देखेंगे कि वे मानव को क्या फायदा पहुंचा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम किसके बारे में जान ले? क्लासिफिकेशन के बारे में जान ले। तो आइए दोस्तों, इसकी शुरुआत करते हैं। क्लासिफिकेशन और हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? हिंदी में इसे कहते हैं वर्गीकरण। वर्गीकरण क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, इसको समझना है। सबसे पहले समझिए, आप जानते हैं कि इस पृथ्वी पर सबसे पहले जीवन की शुरुआत किसके द्वारा हुआ? जीवाणु के द्वारा हुआ। किसके द्वारा हुआ? बैक्टीरिया के द्वारा हुआ, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। हालांकि बैक्टीरिया से पहले ही इस पृथ्वी पर वायरस आ गए थे। बैक्टीरिया से पहले ही इस पृथ्वी पर कौन आ गए थे? वायरस आ गए थे। लेकिन वायरस पूरी तरह से सजीव नहीं है। वायरस में कई लक्षण निर्जीवों के हैं, वायरस में कई लक्षण निर्जीवों के हैं। वायरस के बाद इस पृथ्वी पर कौन आए? जीवाणु आए, और जीवाणु ही इस पृथ्वी पर जीवन का शुरुआत किया। जीवाणु ही इस पृथ्वी पर जीवन का शुरुआत किया, और ये घटना है 3.5 अरब वर्ष पीछे की घटना है। यानी वैज्ञानिकों ने ऐसा माना है कि लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई, और जीवन की शुरुआत करने वाले कौन थे? जीवाणु थे। और वैज्ञानिक का कहना है कि इस पृथ्वी पर जितने भी सजीव हैं, सबका विकास एक एक करके नहीं हुआ है। सबका विकास एक एक करके नहीं हुआ है, बल्कि एक सजीव आए और उसी सजीव में क्या होते गया? उसी सजीव में क्या होते गया? क्या होते गया? परिवर्तन होते गया। उसी सजीव में क्या होते गया? परिवर्तन हो गया, और परिवर्तन के बाद नए सजीवों की क्या हुई? उत्पत्ति हुई। नए सजीवों की क्या हुई? उत्पत्ति हुई। यानी एक सजीव पहले आए और उसमें धीरे धीरे करके परिवर्तन होते गया, और परिवर्तन होते होते नए नए सजीवों की क्या होते गई? उत्पत्ति होते गई। जैसे एग्जाम्पल आप समझिए, पहले इस पृथ्वी पर बंदर आए, और बंदर जब इस पृथ्वी पर करोड़ों वर्ष रहे, तो उन करोड़ों वर्ष के दौरान बंदर में ढेर सारे क्या होते गया? परिवर्तन होते गया, और अंततः बंदर में परिवर्तन होने के बाद ही इस पृथ्वी पर किसकी उत्पत्ति हुई? मानव की उत्पत्ति। तो आज पृथ्वी पर जितने भी सजीव है, चाहे वो पौधा हो या सूक्ष्म जीव हो या जंतु हो या फंगी हो, जितने भी सजीव हैं, सबका विकास एक एक करके इस पृथ्वी पर नहीं हुआ है, बल्कि एक सजीव आए, उसमें परिवर्तन होते गया, और उसी के फलस्वरूप नए नए सजीवों की पृथ्वी पर उत्पत्ति होते गई। जैसे उदाहरण आप समझ लिए कि पहले बंदर आए, और बंदर में परिवर्तन होने के उपरांत इस पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति हुई।
और एक सजीव से दूसरा उत्पन्न हुआ, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा, चौथा से पांचवा। और आज स्थिति यह है दोस्तों कि आज हमारे पास 1.8 मिलियन, 1.8 मिलियन यानी कितना, 18 लाख सजीव की जातियां हैं। कितनी? 18 लाख सजीव की जातियां हैं जिन्हें हमारे जीव वैज्ञानिकों ने इस पृथ्वी पर पता लगाया है। वैज्ञानिकों का तो यह भी मानना है कि और भी ढेर सारे सजीव पृथ्वी पर रहते हैं जिनकी जानकारी अब तक हम प्राप्त नहीं कर पाए हैं। लेकिन हमारे जीव वैज्ञानिकों ने जितने सजीवों की पहचान की है उनमें कुल संख्या कितनी है? यानी आज पृथ्वी पर 18 लाख सजीव की जातियां हैं। इस पृथ्वी पर वर्तमान में 18 लाख सजीव की जातियां हैं और ये 18 लाख खोजा गया है, बहुतों को खोजा नहीं गया है और नए नए खोज लगातार होते रहते हैं। और जाति समझते हैं कि नहीं? एक ही प्रकार के सजीव जो आपस में प्रजनन करके अपने जैसे बच्चे उत्पन्न कर सके उसे क्या कहते हैं? जाति कहते हैं। हम बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं सजीवों की जातियों, सजीव की जातियों। तो जातियों क्या है? एक ही प्रकार के सजीव जो आपस में प्रजनन करके अपने जैसे बच्चे उत्पन्न कर सके उसे क्या कहेंगे? जैसे मानव एक जाति है, 18 लाख में मानव एक जाति है। गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, हाथी, ये सब अलग अलग सजीवों की जातियां। उसी तरह पौधे में बरगद, पीपल, बरगद पौधे की एक जातियां, शीशम पौधे की एक दूसरी जातियां, अमरूद का पेड़ पौधे की एक तीसरी जातियां। और इस तरह से पृथ्वी पर कुल कितने सजीवों के जातियां का अब तक पता लगाया जा चुका है? 18 लाख। कितना दोस्तों? 18 लाख। और वैज्ञानिक कह रहे हैं कि अभी बहुतों का खोजा जाना बाकी है, बाकी है। इतनी बात समझ गए? इस पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति किस रूप में हुई? धीरे धीरे करके उनमें परिवर्तन होते गया और आज पृथ्वी पर परिवर्तन होते होते नए सजीव उत्पन्न होते होते आज इसकी संख्या कितनी पहुंच गई है? 18 लाख पहुंच गई है दोस्तों। 18 लाख, 18 लाख सजीव की जातियां का अब तक पता लगाया जा चुका है। और इन सारे सजीवों के बारे में कहां पढ़ा जाता है? कहां पढ़ा जाता है? बायोलॉजी के अंतर्गत सजीवों के बारे में विज्ञान का वह शाखा जिसमें सजीवों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है, वही क्या है? वही क्या है दोस्तों? बायोलॉजी है। तो इन 18 लाख सजीवों के बारे में हम कहां अध्ययन करेंगे? बायोलॉजी में करेंगे। लेकिन दोस्तों अगर बायोलॉजी में इन सजीवों का अध्ययन आप एक एक करके शुरू करिएगा तो पता चलेगा उम्र बीत गई है, सजीव का जाति अध्ययन करना बाकी है। बात समझे कि नहीं समझे? इतने अधिक सजीवों के जातियों का पता हमारे जीव वैज्ञानिकों ने लगा चुका है कि हम एक एक करके पढ़ना शुरू करेंगे तो खत्म नहीं कर पाएंगे, खत्म ही नहीं कर पाएंगे। यानी इतने अधिक सजीव वर्तमान में पृथ्वी पर खोज लिए गए हैं कि उन्हें एक एक करके बायोलॉजी में पढ़ना संभव नहीं है। उन्हें एक एक करके बायोलॉजी में पढ़ना संभव नहीं है। तो क्या कर सकते हैं? तो आपके मन में यह भी आएगा कि पढ़ना ही छोड़ सकते हैं, बायोलॉजी की जगह मैथ रख सकते हैं। लेकिन ये आपकी समस्या दूर होगी, ऐसे में जीव वैज्ञानिकों की समस्या दूर नहीं होगी। आप अगर ये सोच रहे हैं कि पढ़ना ही नहीं है, छोड़ देते हैं बायोलॉजी, तो इससे आपकी समस्या सॉल्व हो रही है, इससे जीव वैज्ञानिकों की समस्या हल नहीं हो रहा है। उन्हें पढ़ना ही पड़ेगा। पढ़ना इसलिए पड़ेगा दोस्तों कि हर एक सजीव का इस पृथ्वी के पर्यावरण में कुछ ना कुछ योगदान होता है।
और मानव के लिए ये जानना जरूरी है कि कौन से सजीव पृथ्वी के पर्यावरण में कौन से योगदान दे रहे हैं, ताकि उन सजीव के विलुप्त हो जाने पर पर्यावरण में जो उनका योगदान घट गया है उसके योगदान पुनः पर्यावरण में हो, इसका वैकल्पिक प्रयोग मानव कर सके। अब फिर आप कहिएगा कि सारा जिम्मेदारी मानव पर काहे डाल दिया गया है? तो मानव पर सारी जिम्मेदारी इसलिए है दोस्तों कि मानव इस पृथ्वी का सबसे विकसित जंतु है। प्रकृति ने समझने और सोचने की क्षमता सबसे ज्यादा मानव को प्रदान किया है। इसीलिए मानव का नैतिक दायित्व है कि पृथ्वी पर जो अन्य सजीव है उसके बारे में वो जाने और ये भी जाने कि वे सजीव आखिर प्रकृति के पर्यावरण को किस प्रकार बेहतर बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं, ताकि मानव ये भी तय कर सके कि उनके न रहने पर आखिर किस प्रकार हम पर्यावरण को बेहतर बना सके। और सब कुछ दारोमदार यही है दोस्तों, पर्यावरण को बेहतर बनाने का। क्योंकि जिस दिन पर्यावरण हमसे रूठ गया, हम लोगों का अस्तित्व इस पृथ्वी पर से क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। न रहेंगे हम, न रहिएगा आप, अन्नो ही दरवा की बहाली। क्लियर बात समझे कि नहीं समझे? समस्या क्या है, आप इस बात को समझे कि नहीं समझे? देख लिए दोस्तों, क्या समस्या है उस बात को समझे कि नहीं समझे? समस्या ये है कि आज इतने अधिक सजीवों के जातियों के बारे में जीव वैज्ञानिक पता लगा चुके हैं कि उन्हें एक एक करके पढ़ना संभव नहीं है। लेकिन पढ़ना तो जरूरी है ही, और ये पढ़ने का नैतिक दायित्व मानव पर है, तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो इतने अधिक सजीवों के जातियों के बारे में पढ़ना आसान हो जाए, इसके लिए जीव वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था बनाई है। एक बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था बनाई है। इतने अधिक सजीवों के जातियों के बारे में हम आसान तरीके से पढ़ सके, उनके बारे में समझ सके, इसके लिए हमारे जीव वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था बनाई है। और वो बेहतरीन व्यवस्था क्या है, उसी बेहतरीन व्यवस्था पर हम आते हैं। बेहतरीन व्यवस्था यह है कि उन्होंने सजीव को समानता तथा असमानता के आधार पर विभिन्न समूह में बांट दिया है। विभिन्न समूह में सजीवों ने उतने अधिक सजीवों के जातियों के बारे में पढ़ने और समझने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए क्या किया है दोस्तों? उन्हें समानता और असमानता के आधार पर विभिन्न समूहों में बांट दिया। विभिन्न समूहों में बांट दिया। उदाहरण के लिए दोस्तों, आपको काटता है मच्छर और खून पी लेता है। जब वैज्ञानिकों ने देखा कि घर का मक्खी, जिसको हम लोग गांव में माछी बोलते हैं, वो मक्खी, जब वैज्ञानिकों ने देखा कि मच्छर और मक्खी में लगभग सब कुछ क्या है, समान है, तो उन्होंने समान गुणों के आधार पर इन्हें एक ही समूह में डाल दिया। इन्हें क्या किया? एक ही समूह में डाल दिया। ठीक उसी तरह वैज्ञानिकों ने देखा कि जैसे जैसे गाय खाता है और भोजन को पचाता है, वैसे वैसे ही प्रक्रिया किसमें होती है? भैंस में होती है। उसी तरह की प्रक्रिया और किस में होती है? बकरी में होती है। इन सब में एक ही तरह की जीवन पद्धति होती है। सभी घास खाते हैं, सभी जुगाली करते हैं और सभी एक समान तरीके से भोजन को पचाते हैं। यानी गाय, भैंस, बकरी में ढेर सारे गुण एक समान थे, तो इन तीनों को क्या कर दिया गया? एक समूह में कर दिया। यानी कि समानता के आधार पर भिन्न भिन्न सजीवों को वैज्ञानिकों ने क्या कर दिया? एक समूह में रख दिया। और उसके बाद जीव वैज्ञानिक बोला क्या कि आप सबको मत पढ़िए, आप समूह में किसी एक के बारे में पढ़ लीजिए, बाकी सबका सब कुछ क्या है?
समान है। यानी भैंस के बारे में पढ़िए और गाय के बारे में फ्री में ज्ञान प्राप्त करिए, क्योंकि जैसे जैसे भैंस में होता है पाचन की प्रक्रिया, श्वसन की प्रक्रिया, उत्सर्जन की प्रक्रिया, वैसे वैसे किसमें होता है, गाय के बारे में होता है। आप मच्छर के बारे में, मक्खी के बारे में अलग अलग मत पढ़िए, केवल पढ़ लीजिए किसके बारे में, मक्खी के बारे में। बहुत कुछ अंदाज लग जाएगा किसके बारे में। यानी जीव वैज्ञानिकों ने सजीवों को समान और असमान गुणों के आधार पर भिन्न भिन्न समूहों में बांटा और कहा कि इन समूह में किसी एक के बारे में पढ़कर बाकी सारे सजीवों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है ना। गजब का टेक्निक। और इसी टेक्निक का नाम है क्लासिफिकेशन। इसी टेक्निक का नाम क्या है, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, बात को समझे दोस्तों। सजीव को समानता और असमानता के आधार पर विभिन्न समूहों में बांटना ही क्या कहलाता है। सजीव को समान और असमान गुणों के आधार पर विभिन्न समूहों में बांटना ही क्या कहलाता है। यानी वर्गीकरण एक प्रक्रिया है, वर्गीकरण एक प्रक्रिया है जिसके तहत सजीव को समानता और असमानता के आधार पर विभिन्न समूहों में बांटा जाता है कि ताकि समूह में किसी एक के बारे में पढ़कर बाकी उस समूह के सारे सजीवों के बारे में जानकारी हम प्राप्त कर सके। क्लियर हुआ। और क्लासिफिकेशन का अध्ययन विज्ञान के जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा का नाम है टैक्सोनॉमी। उस शाखा का नाम है टैक्सोनॉमी, यानी कि वर्गीकी। उस शाखा का नाम क्या है, वर्गीकी। क्या है, विज्ञान का वह शाखा जिसमें क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा जाता है, उस शाखा का नाम क्या है, उस शाखा का नाम क्या है, टैक्सोनॉमी। क्लियर हो गया ना। यानी वर्गीकरण एक प्रक्रिया है और वर्गीकरण एक प्रक्रिया है, जबकि वर्गीकी विज्ञान की एक शाखा है। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी वर्गीकरण और वर्गीकी एक ही समझ में आता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी। वर्गीकरण एक प्रक्रिया है जबकि वर्गीकी विज्ञान की एक शाखा है। वर्गीकरण एक प्रक्रिया है जबकि वर्गीकी विज्ञान की एक शाखा है, विज्ञान की एक। क्लियर हुआ, बात समझ गए। सजीवों को समानता तथा असमानता के आधार पर विभिन्न समूहों में बांटना क्या कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है। वर्गीकरण का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं। क्लियर हो गया। अब वर्गीकरण क्यों करते हैं, तो अगर वर्गीकरण नहीं करेंगे तो एक एक करके सारे सजीवों के बारे में पढ़ना संभव नहीं है। हम वर्गीकरण इसलिए करते हैं कि पृथ्वी पर जितने भी सजीव हैं उनके बारे में आसान तरीके से हम अध्ययन कर सके। यानी सजीवों के अध्ययन को आसान बनाने के लिए ही किया जाता है। क्या, सजीवों के बारे में अध्ययन को आसान बनाने के लिए ही किया जाता है। क्या, कहिए, बात समझ गए। कोई दिक्कत नहीं ना, इतना तक कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि जिस तरह केमिस्ट्री में तत्वों के अध्ययन को आसान बनाने के लिए पीरियोडिक टेबल इस्तेमाल होता है। आप केमिस्ट्री में जरूर पीरियोडिक टेबल का नाम सुने होंगे, सुने हैं ना। पीरियोडिक टेबल क्यों बनाया गया, ताकि प्रकृति में जो ढेर सारे एलिमेंट हैं उन ढेर सारे एलिमेंट के बारे में आसान तरीके से पता, या उन ढेर सारे एलिमेंट के बारे में आसान तरीके से पढ़ा जा सके। तो जिस तरह केमिस्ट्री में एलिमेंट के अध्ययन को आसान बनाने के लिए पीरियोडिक टेबल की सहायता ली जाती है, ठीक उसी तरह बायोलॉजी में सजीवों के अध्ययन को आसान बनाने के लिए क्या किया जाता है, ठीक उसी तरह सजीवों के बारे में अध्ययन को आसान बनाने के लिए क्या किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है। क्लियर दोस्त, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम ये भी जानेंगे कि आखिर
वर्गीकरण करने की शुरुआत कैसे कैसे हुई और वर्तमान में वर्गीकरण करने का क्या आधार है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। अब एक प्रश्न, सजीव का खोज वैज्ञानिक कर लेता है लेकिन इतना नाम लाता कौन से है? नामों की कमी है दोस्तों। आइए, तो एक प्रश्न ये है कि सजीव का नाम कैसे तय होता है? सजीव का नाम कैसे तय होता है? तो सजीव का नाम कैसे तय होता है, इस पर भी हम विचार करेंगे। आगे ये भी टॉपिक है कि आखिर सजीवों का नाम कैसे रखा जाता है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, ये बात तो क्लियर हो गया कि सजीवों के अध्ययन को आसान बनाने के लिए हम करते क्या हैं? करते क्या हैं? क्लासिफिकेशन, यानी कि वर्गीकरण का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे टैक्सोनॉमी को हिंदी में क्या कहते हैं? वर्गीकी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गीकी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गीकी। एनी प्रॉब्लम? नो एनी प्रॉब्लम। क्लियर हो गया। अब आते हैं दोस्तों कि वर्गीकरण की शुरुआत सबसे पहले कैरोलस लिनियस ने किया था। हालांकि कैरोलस लिनियस से पहले सजीवों का वर्गीकरण अरस्तु ने किया था। किसने? अरस्तु ने। अरस्तु के बारे में आप जानते होंगे, सिकंदर के गुरु थे अरस्तु। तो एक क्वेश्चन आ रहा है, कुत्ता बिल्ली एक ही समूह में है। आप जानकर हैरान हो जाइएगा, जिस समूह में कुत्ता बिल्ली उस समूह में हम लोग भी है, और उसका नाम है मेमेलिया। क्या नाम है? उस समूह का नाम क्या है? मेमेलिया। सारा बच्चा पैदा करने वाला एक ही समूह में है। ठीक है। तो वर्गीकरण की शुरुआत किसने की? कैरोलस लिनियस ने। और कैरोलस लिनियस ने अपने वर्गीकरण के दौरान पूरे सजीव को 2 किंगडम में बांट दिए, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। और यह वर्गीकरण का समय था लगभग 1758 ईस्वी। कैरोलस लिनियस सबसे पहले वर्गीकरण किए थे। सजीवों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? कैरोलस लिनियस के द्वारा। कैरोलस लिनियस ने सजीवों को कितने किंगडम में विभाजित किया? प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। किंगडम को हिंदी में कहते हैं जगत। क्या कहते हैं? तो कैरोलस लिनियस ने सबसे पहले वर्गीकरण किया, और वर्गीकरण के तहत उन्होंने पूरे सजीव को कितने जगत या किंगडम में बांटा? अब चूंकि इन्होंने सबसे पहले वर्गीकरण करने की शुरुआत की, तो इसीलिए कैरोलस लिनियस को वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? क्योंकि कैरोलस लिनियस ने जब वर्गीकरण की रूपरेखा प्रस्तुत की, तब जाकर ही बायोलॉजी के अंतर्गत किसकी स्थापना हुई? टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी की स्थापना कैरोलस लिनियस के प्रयासों से हुआ, क्योंकि पहला वर्गीकरण इन्होंने ही किया। इसलिए फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन कहलाते हैं? और कैरोलस लिनियस ने पूरे सजीव को कितने भागों में बांटा? प्लांट किंगडम। और इन्होंने कहा जो प्रकाश संश्लेषण करता है, जो स्वपोषी है वो पौधा है, जो ऐसा नहीं करता वो जंतु है। अब चूंकि कैरोलस लिनियस जिस समय वर्गीकरण प्रस्तुत कर रहे हैं, उस समय सूक्ष्मजीवों के बारे में कोई विशेष जानकारी दुनिया के लोगों को नहीं था। हालांकि आप जानते हैं कि 1675 में ही बैक्टीरिया को खोज लिया गया। 1675 में ही
बैक्टीरिया को खोज लिया गया। 1896 में वायरस को खोज लिया गया। तो वायरस का खोज तो लिनियस के वर्गीकरण के बाद हुआ, लेकिन लिनियस के वर्गीकरण से पहले किसका खोज हो चुका था? बैक्टीरिया का। लेकिन बैक्टीरिया का खोज उतना ज्यादा दुनिया के लोगों को पता नहीं चला था। तो कैरोलस लिनियस जिस समय वर्गीकरण पेश कर रहे हैं, उस समय कैरोलस लिनियस को सूक्ष्म जीवों के बारे में जानकारी हासिल नहीं थी। उनका मानना था पृथ्वी पर 2 ही प्रकार के सजीव है, पौधा, और जो पौधा नहीं है तो जंतु। और इसीलिए उन्होंने सारे सजीव को कितने भागों में बांटा? 2 भागों में बांटा। लेकिन धीरे धीरे कई ऐसे सजीवों के बारे में वैज्ञानिकों ने पता लगा लिया। धीरे धीरे कई ऐसे सजीवों के बारे में वैज्ञानिक पता लगा लिया जो स्थान ना तो पौधे में पा रहे थे और न ही एनिमल में पा रहे थे। उदाहरण के लिए आप जानते हैं कि जीवाणु के बीमारियों की खोज जब हुई तो तब जीवाणुओं के बारे में काफी विस्तार पूर्वक रिसर्च होने लगे। और जब जीवाणु के बारे में पूरा रिसर्च हो गया तो वैज्ञानिक आए कैरोलस लिनियस के पास कि कैरोलस लिनियस साहब, 2 ये किंगडम है, बैक्टीरिया को कहाँ रख दे? कैरोलस लिनियस कहा कि नहीं 2 में नहीं रखाएगा, हटाओ अभी सबको, जो दिखता नहीं है वो होता नहीं, हम ये मानते हैं, निकल जाओ तुम लोग। यानी कि सूक्ष्म जीवों का खोज जब हो गया तो इसका वर्गीकरण अमान्य होने लगा, क्योंकि इनका वर्गीकरण कहता था कि पृथ्वी पर 2 ही प्रकार के सजीव है, पौधे हैं या जंतु है। लेकिन जब सूक्ष्म जीवों का खोज हुआ तो भाई वो भी तो सजीवे न है, उसको भी रखना न पड़ेगा। कैरोलस लिनियस मानने के लिए तैयार ही नहीं हुए। इसलिए आगे चलकर धीरे धीरे कैरोलस लिनियस का जो वर्गीकरण है वो अमान्य होने लगा, क्योंकि ऐसे ऐसे सजीवों के बारे में वैज्ञानिक पता लगाने लगे जो ना तो पौधे थे ना ही जंतु थे। और एक दिन ऐसा आया कि कैरोलस लिनियस का वर्गीकरण अमान्य हो गया, लोग भूल गए और धीरे धीरे ये गलत हो गया। अब आप सोच रहे हैं कि जब कैरोलस लिनियस का वर्गीकरण गलत हो गया तो आप पढ़ा काहे रहे थे गलती चीज? तो दोस्तों हम गलती चीज नहीं पढ़ा रहे थे, हम कैरोलस लिनियस को याद कर रहे थे दोस्तों, क्योंकि ये वो वैज्ञानिक है जो वर्गीकरण की शुरुआत की, वर्गीकरण का दरवाजा वही खोला। उसके बाद ही वर्गीकरण के घर में सब वैज्ञानिक घुसने लगा, देखने लगा कैसा है। लेकिन वर्गीकरण के जो कमरे थे उसके दरवाजा कौन खोला है दोस्तों? कैरोलस लिनियस का यह वर्गीकरण आगे के वैज्ञानिकों को पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य किए। इन्होंने सबसे पहले शुरुआत किया कि बांटेगा नहीं तो पढ़ेगा कैसे, इतना अधिक है सजीव, भूल जाएगा जल्दी जल्दी, वर्गीकरण करो तुम लोग इस तरह। तो कैरोलस लिनियस का वर्गीकरण का महत्व इसलिए है कि इन्होंने सफल वर्गीकरण का मार्ग खोला, वे आगे के वैज्ञानिक बेहतरीन वर्गीकरण कर सके, उसके लिए इन्होंने मार्ग दिखाया। और इन्होंने मार्ग दिखाया इसलिए इसकी हम चर्चा कर रहे थे। और आज भी इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। टैक्सोनॉमी का पिता कौन है? 2 जगत वर्गीकरण कौन पेश किया? कैरोलस लिनियस का वर्गीकरण कितने जगत का था? अब वो 2 जगत कौन कौन थे? और धीरे 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 करके समय बीतता गया और जब कैरोलस लिनियस का वर्गीकरण अमान्य हो गया तब मोर्चा संभाले एक जर्मन के वैज्ञानिक, उनका नाम था हिकेल। हिकेल की चर्चा हालांकि नोट में नहीं की गई है, लेकिन हम यहां कर रहे हैं क्योंकि एक प्रश्न आ गया है तो इसके भी बारे में जान ले। कैरोलस लिनियस का वर्गीकरण अमान्य होने के उपरांत वर्गीकरण का फिर दूसरा प्रयास किसने किया? वर्गीकरण का दूसरा प्रयास किसने किया? हिकेल ने किया। हिकेल ने क्या किया?
तो इन्होंने लीनियस का दो जगत रहने दिया, प्लांट किंगडम पौधों के लिए, एनिमल किंगडम जंतु के लिए, और हिकेल ने एक तीसरा किंगडम बनाया, किसको? प्रोटिस्टा। और इसमें उन्होंने किसको रखा? इसमें उन्होंने किसको रखा? तो जब कैरोलस के वर्गीकरण में सूक्ष्मजीव का लिए कोई स्थान नहीं था, जब लीनियस के वर्गीकरण में सूक्ष्मजीवों के लिए कोई स्थान निर्धारित नहीं किया गया, तो आगे चलकर सूक्ष्मजीवों के लिए एक नया किंगडम बनाया हिकेल नामक वैज्ञानिक ने। और हिकेल ने एक नया कौन सा किंगडम को जोड़ा? प्रोटिस्टा। अब प्रोटिस्टा के अंतर्गत किसको रखा गया? सूक्ष्मजीव को। तो इस तरह जो दो जगत वर्गीकरण था कैरोलस लीनियस का, दो जगत वर्गीकरण था कैरोलस लीनियस का, वो वर्गीकरण को तीन जगत बनाया किसने? हिकेल ने। और हिकेल ने तीसरा कौन सा जगत को जोड़ा? हिकेल ने तीसरा कौन से जगत को जोड़ा? प्रोटिस्टा को जोड़ा। तो दो जगत वर्गीकरण कौन पेश किए? कैरोलस के वर्गीकरण अमोनियो होने के बाद तीन जगत वर्गीकरण कौन पेश किया? हिकेल। उसके बाद यानी हिकेल के द्वारा जब तीन जगत का वर्गीकरण किया गया दोस्तों, हिकेल के द्वारा जब तीन जगत वर्गीकरण किया गया, तब लंबे समय तक इनका वर्गीकरण मान्य रहा। लेकिन धीरे धीरे हमारे वैज्ञानिकों ने एक नए सजीव को खोज लिया, और वो नया सजीव कौन था? कवक, फंगी। समय बीतता गया और बीतता गया, और हमारे वैज्ञानिकों ने एक नए प्रकार के सजीव खोज निकाला, और वो कौन था? कवक। जब कवक का खोज हुआ, सब वैज्ञानिक कवक लेकर आया किसके पास? हिकेल पास। बोला हिकेल साहब कवक को कहां रख दे? प्लांट में रख दे कि एनिमल में रख दे कि प्रोटिस्टा में रख दे, किधर रखे? हिकेल का माथा चकराया। उन्होंने कहा कवक वाले वैज्ञानिकों को बैठे रहिए, हम आ रहे हैं 10 मिनट में। और सीधे दरवाजे, पीछे के दरवाजे से हिकेल निकल गया। कहा कि अब लगता है मेरा वर्गीकरण नहीं चल सकता है दोस्तों। यानी हमारे कहने का ये तात्पर्य दोस्तों कि कवक के खोज होने के उपरांत हिकेल का तीन जगत वर्गीकरण भी अमान्य हो गया। अब ये वर्गीकरण भी नहीं चल रहा था, क्योंकि इस वर्गीकरण में किनको कोई स्थान प्राप्त नहीं था, कवक के लिए कोई स्थान प्राप्त ही नहीं था। और अगर आप सोच रहे हैं कि कवक को इसी में घुसा देते, प्लांटे में घुसा देते, क्या दिक्कत था? दिक्कत था दोस्तों प्लांट में। प्लांट है, कवक कोई प्लांट नहीं है, यहां रख देना उचित नहीं होगा। बात समझे कि नहीं समझे? तो धीरे धीरे करके हिकेल का वर्गीकरण भी क्या हो गया? अमोन हो गया। धीरे धीरे करके हिकेल का वर्गीकरण भी क्या हो गया? अमोन हो गया, अमोन हो गया। अब नया वैज्ञानिक के क्षेत्र में उतरे, और उस वैज्ञानिक का नाम है दोस्तों, उस वैज्ञानिक का नाम है दोस्तों रॉबर्ट हार्डिंग। ठीक है, रॉबर्ट हार्डिंग व्हिटेकर। ठीक है, रॉबर्ट हार्डिंग व्हिटेकर, रॉबर्ट हार्डिंग व्हिटेकर ये वैज्ञानिक है। अब इन्होंने मोर्चा संभाल लिया। कैरोलस लीनियस का वर्गीकरण अमान्य हो गया। क्यों? सूक्ष्मजीवों के खोज के कारण। आगे चलकर हिकेल का वर्गीकरण अमान्य हो गया। क्यों? फंगी के खोज होने के कारण। जब हिकेल का वर्गीकरण अमान्य हो गया तो वर्गीकरण के क्षेत्र में और कई वैज्ञानिक उतरे, लेकिन और कौन वैज्ञानिक उतरे किसी को पता नहीं दोस्तों, हमें भी पता नहीं है। उसके बाद फाइनली वर्गीकरण करने के लिए कौन उतरा? रॉबर्ट हार्डिंग व्हिटेकर, अपने जमाने के मशहूर बायोलॉजिस्ट और पर्यावरणविद थे रॉबर्ट हार्डिंग व्हिटेकर, आर.एच. व्हिटेकर। आर.एच. व्हिटेकर ने कहा कि बहुत फॉलोअप किया है वैज्ञानिक सब वर्गीकरण के क्षेत्र में, लेकिन हम फॉलोअप नहीं करना चाहते।
हम वर्गीकरण की वो रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे जो पूरे विश्व में मान्य होगा। और रॉबर्ट हार्डिंग व्हिटेकर ने सजीवों का वर्गीकरण करने के लिए कई सारे गुणों को ध्यान में रखना शुरू किया। सबसे पहले रॉबर्ट हार्डिंग व्हिटेकर ने कहा कि हम वर्गीकरण के दौरान देखेंगे कि सजीव एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय। उसके बाद आर.एच. व्हिटेकर ने कहा कि हम ये भी देखेंगे कि सजीव प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक। उसके बाद रॉबर्ट हार्डिंग ये भी कहा कि हम ये भी देखेंगे कि उन सजीवों में स्वपोषण होता है या फिर परपोषण। हम ये भी देखेंगे कि सजीव किस तरह से दूसरे सजीव से विकास की प्रक्रिया में संबंधित है। हम ये भी देखेंगे कि एक सजीव दूसरे सजीव से किस प्रकार रिलेटेड है विकास के दरमियान। और रिलेटेड होने का मतलब दोस्तों, बंदर और मानव में कई गुण क्या है? समान है। विकास के प्रक्रिया में मानव का पूर्वज है बंदर। तो रॉबर्ट हार्डिंग व्हिटेकर ने कहा कि हम ये भी देखेंगे कि एक सजीव जो पृथ्वी पर है, आखिर उसका पूर्वज कौन सा दूसरा सजीव है। उदाहरण के लिए मानव का पूर्वज कौन है? बंदर है। तो इन 4 बातों पर उन्होंने वर्गीकरण करने का प्रयास किया। किसने? रॉबर्ट हार्डिंग। अभी तक जो वर्गीकरण हो रहा था, चाहे आप कैरोलस लिनियस के वर्गीकरण को देख लीजिए या फिर हिकेल के वर्गीकरण को देख लीजिए, अभी तक जो वर्गीकरण हो रहे थे वह मने मन हो रहे थे। लेकिन व्हिटेकर के वर्गीकरण में कितने बातों को ध्यान में रखा गया? 4 बातों का। उन्होंने सबसे पहले देखा कि सजीव एक कोशिकीय है या उन्होंने एक कोशिकीय को अलग रखा, बहुकोशिकीय को अलग रखा। फिर उन्होंने देखा कि सजीव का कोशिका प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक को अलग रखा, यूकैरियोटिक को अलग रखा। फिर उन्होंने देखा कि पोषण किस तरह से होता है, स्वपोषण होता है कि परपोषण। स्वपोषण के लिए अलग समूह बनाए, परपोषण के लिए अलग समूह। फिर उन्होंने ये भी देखा कि ये तो क्लियर है कि एक सजीव का विकास पहले से जो पृथ्वी पर आ चुके हैं उसी में परिवर्तन के बाद हुआ है। तो हम ये भी देखेंगे कि सजीव का पूर्वज कौन सा दूसरा सजीव है। और इन 4 बातों को ध्यान में रखकर रॉबर्ट हार्डिंग व्हिटेकर ने इस पृथ्वी पर जितने भी सजीव है, रॉबर्ट हार्डिंग व्हिटेकर ने इस पृथ्वी पर जितने भी सजीव हैं उन्हें कुल 5 किंगडम में डिवाइड किया। कुल कितने किंगडम में? 5 किंगडम में डिवाइड किया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया। फंगी, प्लांटी और इन सबको क्या कहा जाता है? किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगी, किंगडम प्लांटी, एनिमेलिया। तो इस तरह रॉबर्ट हार्डिंग वर्गीकरण ने 4 बातों का ध्यान रखकर, कितने बातों का? 4 बातों का ध्यान रखकर सारे सजीव को कितने जगत में बांटा? 5 जगत में बांटा। मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, फंगी जगत, प्लांटी जगत और वर्तमान समय में रूस से लेकर अमेरिका तक, भारत से लेकर मलेशिया तक, चाइना से लेकर नेपाल तक। दोस्तों, यही वर्गीकरण हर देश में मान्य है। वर्तमान समय में जिस वर्गीकरण को विश्व के सभी देशों ने मान्यता प्रदान की है वो वर्गीकरण रॉबर्ट हार्डिंग का वर्गीकरण है। और यह वर्गीकरण 5 जगत वर्गीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? कैरोलस लिनियस का 2 जगत वर्गीकरण था, हिकेल का 3 जगत वर्गीकरण था, रॉबर्ट हार्डिंग का
5 जगत वर्गीकरण था, 5 जगत वर्गीकरण था, और आज के समय में यही 5 जगत वर्गीकरण मान्य है, सारे विश्व के देशों में मान्य है दोस्तों। क्लियर हो गया? बात समझ गए? अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि इस पृथ्वी पर सजीव की कितनी जातियां हैं? कितना? 1.8 मिलियन, यानी कितना? 18 लाख। और इस 18 लाख सजीव के जातियों को एक एक करके पढ़ा जा सकता है, लेकिन उस 18 लाख को मात्र कितने समूह में रखा गया है? क्या 5 के बारे में पढ़ा जा सकता है? आप 5 के बारे में पढ़िए और अंदाज लगेगा कितना के बारे में। यही है कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन। आप शुरू में हड़बड़ा गए कि नहीं पढ़ेंगे 18 लाख, क्यों पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे। विटिकर ने कहा नो टेंशन, 18 लाख को घटा के हम मार्च कितना पर आ रहे हैं? 5 पर आ रहे हैं। अब 5 के बारे में आप पढ़िएगा कि नहीं पढ़िएगा? 5 के बारे में पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं, आसानी से पढ़ा जा सकता है कि नहीं? यानी कि जो 18 लाख सजीवों के जातियां था, उसको बांटते बांटते हम कितने जगत में बांट दिए। अब 5 जगत के बारे में हम पढ़ सकते हैं जी। तो 5 जगत के बारे में पढ़ेंगे तो इस पृथ्वी पर के कितने सजीवों के बारे में पता लगेगा? 18 लाख के बारे में पता लगेगा। है ना जादू का चीज जी? क्लासिफिकेशन देख लेने कितना भयंकर कॉन्सेप्ट वाला चीज है कि नहीं है? यही है दोस्तों पावर ऑफ क्लासिफिकेशन। 18 लाख को मत पढ़िए दोस्तों, एक एक करके मत पढ़िए दोस्तों, क्योंकि होगा नहीं पढ़। इसलिए हम उसको बांटते 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 और अंततः बांटते 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 मात्र कहां पर ला दिए हैं? 5 जगत पर ला दिए हैं। अब 5 के बारे में आसानी से पढ़ लेंगे, 18 लाख के बारे में पता लगा लेंगे दोस्तों, और इस तरह से हम लोग जंग जीत चुके हैं, जिंदाबाद कर चुके हैं दोस्तों। क्लियर? एक क्वेश्चन आ रहा है कि बैक्टीरिया में सेल वॉल होता है, तो क्या इसे प्लांट किंगडम में नहीं रख सकते हैं? दोस्तों हम लोग तो वैज्ञानिक है नहीं कि रख देंगे, लेकिन बैक्टीरिया को प्लांट किंगडम में नहीं रखा गया। अब इस 5 किंगडम के बारे में तो 3 के बारे में आप पढ़ चुके हैं। आप मोनरा के बारे में पढ़ चुके हैं कि नहीं? आप प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ चुके हैं कि नहीं? आप फंगी के बारे में पढ़ चुके हैं कि नहीं? और इस चौथे चैप्टर में किसके बारे में पढ़िएगा? और 5वां चैप्टर में तो ये जो 5 किंगडम है, डियर सिस्टर एंड ब्रदर, जागिए जागिए। इस 5 किंगडम में हम 3 किंगडम के बारे में पढ़ चुके हैं, 3 किंगडम के बारे में पढ़ चुके हैं। आप जानते हैं कि 2 किंगडम में केवल 1 कोष की है, मोनरा में 1 कोष के, प्रोटिस्टा में 1 कोष की, फंगी में 1 कोष के भी हैं और बहुकोष की हैं, प्लांटी में केवल बहुकोष की हैं और एनिमिलिया में भी केवल बहुकोष की। यानी 5 किंगडम में 2 किंगडम ऐसा है जिसमें केवल 1 कोष की है, और 2 किंगडम ऐसा है जिसमें केवल बहुकोष की है। 1 किंगडम फंगी है जिसमें 1 कोष के भी है और जिसमें 1 कोष के भी है और क्लियर हो गया? बात समझ गए? प्रोकैरियोटिक वाला कौन है? बाकी चारों यूकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक वाला किंगडम कौन है? यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका से बने सारे सजीव केवल किसमें है? बाकी जो प्रोटिस्टा है, फंगी है, प्लांटी है, एनिमिलिया है, वो सब के सब क्या है? यूकैरियोटिक है। तो दोस्तों इस 5 किंगडम में हम 3 पढ़ चुके हैं, तीसरा चैप्टर में। फिर भी यहाँ पर कुछ बात लिखी हुई है मोनरा, प्रोटिस्टा और फंगी के बारे में। आप उन बातों को एक बार पढ़िए तो
एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है, विषाणु कहां पर है? तो विषाणु वर्गीकरण के दायरे से बाहर है। विषाणु वर्गीकरण के दायरे से बाहर है, चूंकि वह पूरी तरह से सजीव, तो वर्गीकरण में विषाणु किसी भी किंगडम का हिस्सा नहीं है। विषाणु वर्गीकरण के दौर से ही बाहर कर दिया गया है। क्या कोई दिक्कत? बहुत लड़की का चेहरा दरोगा वाला लगता नहीं है। उतना दुबला पतला दरोगा कैसे बनेगा जी? ऐसा नहीं, बहुत लड़का का भी चेहरा एकदम डुल डुल कर रहा है। ठीक है, गांव वाला भाषा में बोले थुल थुल कर रहा है। तो थोड़ा खाने पीने पर भी ध्यान देना है। और खाने पीने का ध्यान देने का मतलब 3 चीज पर विशेष ध्यान देना है, रोटी, चावल और दाल। ठीक है ना? ये तीनों चीज मन से नहीं खाइएगा, शरीर कभी नहीं बनेगा। तो जो भी लोग हैं 1 रोटी खाने वाले या 2 रोटी खाने वाले, सचेत हो जाइए, लास्ट में नहीं तो पाउडर पीकर शरीर बनाना पड़ेगा। और पाउडर पीकर बनाया गया शरीर पर्यावरण से लड़ने में सक्षम नहीं है। आजकल देख रहे हैं ना, जिम में जाकर बॉडी बना रहा है। ठीक है, जिम में जाएगा, हाथ फुला लेगा, पैर फुला लेगा, अब बाद में उसको ठीक से धकेल देगा, गांव का किसान तो खड़ा नहीं हो पाएगा ठीक से। ठीक है ना? गांव सब के किसान को देखे एकदम पतला दुबला, क्षमता इतनी है कि एक दिन में सुबह सुबह 10 कट्टा खेत को इधर से उधर पलटा देता है। तो वो शरीर कैसे बना है? वो शरीर बना है चावल, रोटी और दाल खाने से। ठीक है ना? तो इन चीजों पर बहुत फोकस करिएगा। बहुत लोग जो है हॉर्लिक्स पिएगा तो पाउडर खाएगा, च्यवनप्राश लाएगा, ये लाएगा, वो सब कुछ फेक है। वो सब कुछ भी वो आपके शरीर को कभी नहीं बना सकता दोस्तों, बिल्कुल फेक है। हॉर्लिक्स, च्यवनप्राश का एड अगर आना बंद हो जाए तो लोग भूल जाएगा दोस्तों। और बहुत लड़की को हम देखें, खासकर लड़कियों में मात्र 3 गो रोटी खाएगा, वो भी 2 बार में। ठीक है, तो इस स्थिति से बचना है। क्लियर हो गया? तो 5 किंगडम में कितने किंगडम है जिसमें केवल 1 कोशिकीय है? 5 किंगडम में कितने किंगडम है जिसमें केवल बहुकोशिकीय है? 5 किंगडम में आखिर वो कौन किंगडम है जिसमें एक और बहुकोशिकीय दोनों है? 5 किंगडम में वो कितने किंगडम है जिसमें केवल प्रोकैरियोटिक है? 5 किंगडम में कुल कितने किंगडम है जिसमें प्रोकैरियोटिक है? क्लियर हो गया? लेकिन दोस्तों आपको यह भी याद रखना है कि बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और एक्टिनोमाइसिटीज किसमें है? मोनेरा में बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और एक्टिनोमाइसिटीज। एक्टिनोमाइसिटीज भी एक विशेष प्रकार का बैक्टीरिया ही है। प्रोटिस्टा में है प्रोटोजोआ, यूग्लिना, एक कोशिकीय शैवाल और स्लाइम मोल्ड। क्या है? स्लाइम मोल्ड, प्रोटोजोआ, यूग्लिना और एक कोशिकीय शैवाल किसमें है? फंगी में फंगी है और प्लांटी में सारा पौधा है, एनिमिलिया में सारा जंतु, एल्यूमिनिया में सारा जंतु।
तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है, स्लाइम मोल्ड, स्लाइम मोल्ड, स्लाइम मोल्ड किस किंगडम के जीव है? एक्टिनोमाइसिटीज किस किंगडम का? सभी एक कोशिकीय शैवाल किस किंगडम का? क्लियर हो गया ना? तो हम इस पांचों किंगडम के जानकारी प्राप्ति कर चुके। 3 के बारे में तो हम विस्तार पूर्वक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत पढ़े हैं दोस्तों। अब ध्यान दीजिए कि वर्गीकरण करे हैं हम किसका? और ये 18 लाख सजीवों की जाति है, जिसको हम कन्वर्ट कर दिए हैं 5 किंगडम में। वर्गीकरण जो किए हैं, तो वर्गीकरण करने के लिए हमारे पास सजीवों की कितनी जातियां था? और 18 लाख सजीवों के जातियों का वर्गीकरण करके हम उन्हें बदल दिए किसमें? 5 किंगडम में। तो आखिर ये वर्गीकरण हुआ कैसे? तो आप कहिएगा वही 4 बात रॉबर्ट हार्डिंग व्हिटेकर ने देखा, उसी पर वर्गीकरण हुआ। लेकिन उन 4 बातों को देखकर जो वर्गीकरण हुआ, उस वर्गीकरण के कई पायदान हैं। उस वर्गीकरण के कई पायदान हैं कि आखिर जाति कैसे किंगडम बना। तो आइए वर्गीकरण के भिन्न भिन्न पायदान को देखें। सबसे पहले ये जानिए कि वर्गीकरण की शुरुआत कहां से होती है? स्पीसीज से होती है, जाति से होती है। वर्गीकरण की शुरुआत कहां से होती है? जाति से। जाति तो समझ गए ना? समझ गए हैं ना? एक ही प्रकार के सजीव जो आपस में प्रजनन कर सके और अपने जैसे संतान उत्पन्न कर सके, उसे क्या कहते हैं? जाति कहते। सॉरी है जी, बस नौकरी हाथ से निकल जाएगा और भर जिंदगी गुलामी में व्यतीत करिएगा, ठीक है? लड़की को हम चाहते हैं इसलिए भी नौकरी लगे कि ताकि वो आज़ादी का जश्न मना सके। नहीं तो भारत 1947 में आज़ाद हुआ, अब महिलाओं को अब तक आज़ादी मिली नहीं है कि नहीं है? अभी भी रात में लेट हो जाता है लड़की का, मेरा हॉस्टल बंद हो जाता है, 9:30 बजे के बाद बंद हो जाता है। लड़का वाला दीवार फांग के भी चला जाता है, ठीक है? तो इस सबको समान आज़ादी मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? हमारा संविधान सफल तब होगा दोस्तों जब हर एक व्यक्ति को 6 के 6 मौलिक अधिकार प्राप्त करने में समान रूप से संघर्ष करना पड़े, समान रूप से युद्ध लड़ना पड़े। लेकिन आजकल समाज के कुछ वर्ग को मौलिक अधिकार आसानी से मिल जाते हैं और कई वर्ग के लोग और खासकर महिलाएं अपने मौलिक अधिकार जो उन्हें संविधान के द्वारा प्रदत्त है वो भी सही से हासिल नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये हासिल होगा जब सरकारी नौकरी होगा। आइए दोस्तों, हम वर्गीकरण की शुरुआत कहां से करते हैं? जाति से करते हैं। किससे करते हैं? जाति से करते हैं। जाति से और समान गुण वाले जाति को मिलाकर, समान गुण वाले जाति को मिलाकर बना दिया जाता क्या? जीनस, यानी कि वंश मिला दिया जाता है। क्या मिला दिया जाता है? सॉरी, मिलाने क्या बना दिया जाता है? वंश। जाति मिलकर क्या होता है? वंश। जैसे मानव और बंदर अलग अलग जाति है, लेकिन मानव और बंदर दोनों का वंश क्या है? एक ही है, क्योंकि दोनों जाति के गुण लगभग लगभग क्या है? सेम है। लगभग लगभग क्या है? सेम है। अब जानते हैं शीशम का पेड़ और मटर का पौधा अलग अलग जाति है, लेकिन दोनों का वंश एक है, शीशम और मटर का। आप कभी शीशम के फूल और मटर के फूल को देखिएगा, दोनों हूबहू होते हैं। शीशम के जो बड़े वृक्ष होते हैं उसमें भी एक समय फूल लगते हैं, फूल। और मटर बड़ी नाजुक पौधा है, नाजुक पौधा, उसमें भी फूल लगते हैं। आप पौधे में कितना अंतर देख रहे हैं? कहां शीशम कहां मटर। शीशम लगाकर उस पर मटर उपजा लेंगे, इस तरह की दोनों पौधे में असमानता है। लेकिन आप जब शीशम के फूल और मटर के फूल को देखेंगे तो अंतर नहीं कर पाएंगे, दोनों हूबहू एक समान होते। इन्हीं समान गुणों के आधार पर समान गुण वाले जाति को मिलाकर क्या बनाया जाता है? बस।
समान वाले वंश को मिलाकर क्या बनाया जाता है? क्या बनाया जाता है? फैमिली, यानी कि कुल। समान कुल मिलाकर के उसे क्या बनाया जाता है? ऑर्डर। ऑर्डर यानी कि गण। समान ऑर्डर मिलकर क्या बनाया जाता है? क्लास यानी कि वर्ग। और नोट में शायद वर्ग छूट गया है, ध्यान रखिएगा। ऑर्डर, समान गुण वाले ऑर्डर को मिलाकर क्या बनाया जाता है? वर्ग। वर्ग छूट गया है, आप पहले पूरा देख लीजिए, उसके बाद कैसे सेटिंग करिएगा। समान गुण वाले वर्ग को मिलाकर के बनाया जाता फाइलम, बनाया जाता है फाइलम, या फिर क्या? डिवीजन। और समान गुण वाले फाइलम और डिवीजन को मिलाकर बनाया जाता क्या? किंगडम। क्या बनाया जाता है? तो किंगडम की संख्या मात्र कितना है? और जाति की संख्या 18 लाख को बांटते 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 कहां पर ला देते? तो पहले जाति मिलकर क्या बनता है? वंश मिलकर, कुल मिलकर, गण मिलकर, वर्ग मिलकर, डिवीजन फाइलम, डिवीजन भी कहते हैं, फाइलम कहते हैं, दोनों कहते हैं, हिंदी में भी यही कहते हैं। और समान गुण वाले फाइलम या डिवीजन मिलकर के। तो वर्गीकरण इस तरह से किया जाता है दोस्तों। जातियां मिलकर वंश बनाते हैं, वंश मिलकर कुल बनाते हैं, कुल मिलकर गण बनाते हैं, गण मिलकर वर्ग बनाते हैं, वर्ग मिलकर फाइलम बनाते हैं, और फाइलम मिलकर, इसे कहा जाता है टैक्सोनॉमिक ऑर्डर। क्या कहा जाता है? इसको हम कहते हैं दोस्तों टैक्सोनॉमी ऑर्डर। इसे क्या कहा जाता है? टैक्सोनॉमी ऑर्डर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टैक्सोनॉमी ऑर्डर कहा जाता है। ये जो देख रहे हैं, एक क्रम देख रहे हैं, इसे टैक्सोनॉमिक क्रम या अंग्रेजी में टैक्सोनॉमिक ऑर्डर कहा जाता है। तो वर्गीकरण की शुरुआत कहां से होती है? वर्गीकरण समाप्त कहां पर होता है? वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई, वर्गीकरण के सबसे बड़ी इकाई, वर्गीकरण की आधार इकाई कौन है? जहां से वर्गीकरण शुरू हुआ, जाति सबसे छोटी इकाई और आधार इकाई, सबसे छोटी इकाई और आधार इकाई। तो वर्गीकरण हम इस तरह से करते हैं दोस्तों। लेकिन जब हम पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे किसके बारे में? किंगडम के बारे में। और किंगडम को किस में बांटेंगे? और जो फाइलम महत्वपूर्ण होगा उसको हम किस में बांटेंगे? वर्ग में। लेकिन इस तरफ हम नहीं जाएंगे। बात समझे कि नहीं समझे? वर्गीकरण इस तरह किया जाता है। और अगर आप मेडिकल का तैयारी कर रहे होते तो ये पूरा वर्गीकरण आपको पढ़ना पड़ता, जाति से शुरू करके कहां तक? किंगडम का। लेकिन हमें तो मेडिकल की तैयारी करना है नहीं, हमें बनना है दरोगा। और दरोगा बनने के लिए किंगडम, उसका फाइलम और फाइलम का वर्ग ही हमारे सिलेबस का हिस्सा है। तो वर्गीकरण इस तरह किया जाता है, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन इन वर्गीकरण के सारे क्रम को हम पढ़े एक एक करके, ये हमारे लिए जरूरी नहीं। कोई भी +2 अगर बायोलॉजी से किए होंगे, किए हैं, जो +2 बायोलॉजी से किए होंगे उन्हें पता होगा वर्गीकरण का क्लास 2 महीनों तक चलते रहता है। नेट 2 महीना क्लास चलता है वर्गीकरण का। कहीं भी आप क्लास किए होंगे तो किसी भी प्रोफेसर से आप पढ़े होंगे थे। तो हम वर्गीकरण के उतने गूढ़ रहस्यों में नहीं जाएंगे। हम वर्गीकरण करेंगे किंगडम और उसके फाइलम का, और महत्वपूर्ण फाइलम का बंटवारा किसमें करेंगे? लेकिन टैक्सोनॉमिक ऑर्डर समझे कि नहीं? वर्गीकरण की शुरुआत कहां से? जातियां मिलकर, वंश मिलकर, कुल मिलकर, गण मिलकर, वर्ग मिलकर, और अंततः किंगडम कितना? और अब तक कितने जातियों के बारे में पता लगा गया? क्लियर हो गया ना? बात समझ गए ना? आपके नोट में जो टैक्सोनॉमिक ऑर्डर लिखा है उसमें क्लास छूट गया है, तो आप कहीं पर घुसा दीजिए, उस क्रम में क्लास को कहीं पर लिख दीजिए। लिख दिए हैं? लिख दीजिए, सही कर लीजिए। तो वर्गीकरण हो गया ना जी। यानी हम जो पहले धरफरा रहे थे
बातचीत नहीं दोस्तों, कई लोग बात कर रहे हैं, बात मत करिए। जो आपका दोस्त है वही परीक्षा में 13 को गलती करवाएगा। बात समझिए। आपको लग रहा है कि ये मेरा दोस्त है, अरे सचिन कौन था, तुम्हारे बिना हम अधूरे, हमारे बिना तुम अधूरे। तो दोस्ती क्लासरूम में तो बिल्कुल मत रखिए। दोस्ती केवल गप मारने के लिए, मूड फ्रेश करने के लिए रखिए। बात समझे कि नहीं समझे? हाँ, कभी पढ़ने में मन नहीं लगा तो आ जाओ भाई, आ जाओ, सुनील कुमार कहाँ है, घर पे आ जाओ, चाय दुकान पर आ जाओ, ठीक है। तो इस तरह से अब आप क्लास में बात करिएगा, अरे क्या लग रहा है बिट्टू, सही पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है, ठीक है। इस तरह का बात होते रहता है। तो आप इस तरह की बात नहीं करना, जैसा भी पढ़ा रहे हैं आप फीस दे दिए, आपको पढ़ना पड़ेगा। इसलिए दिमाग को पूरा खोल कर रखिए, सब कुछ हमें समझना है, केवल समझना है। जब पढ़ा रहे हैं तो दिमाग खोल कर रखिए, पूरा समझना है। उस टेंशन को छोड़ दीजिए कि हमसे क्या पूछा जाएगा, क्योंकि जो पूछा जाएगा वो क्वेश्चन बाद में होगा ही होगा, और उससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। अब बाहर पूछा जाएगा तो कोई बनाएगा नहीं दोस्तों से, ठीक है। तो टैक्सोनॉमिक ऑर्डर समझ गए? वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई, सबसे बड़ी इकाई। टैक्सोनॉमी में जातियां मिलकर क्या बनता है? वंश, वंश मिलकर कुल, कुल मिलकर गान। जैसे मानव का, जैसे मानव का, जैसे मानव है ना, मानव का, मानव का जाति क्या है जानते हैं? सैंपियंस। मानव का जाति क्या है? सैंपियंस। आप लिखिएगा नहीं, सैंपियंस, समझिए बात को। मानव का जीनस जो है वर्गीकरण कैसे किए पहले लिख देते हैं। एस्पीसीज, एस्पीसीज मिलकर, हिंदी में क्या कहते हैं? एस्पीसीज मिलकर जीनस, यानी कि वंश। वंश मिलकर फैमिली, फैमिली मिलकर ऑर्डर, फैमिली मिलकर ऑर्डर, गण, क्लास, और फाइलम, और क्या? किंगडम। इस तरह से क्या? तो सब जाति का इसी तरह से वर्गीकरण। जैसे मानव की जाति है सैंपियंस। मानव का जाति क्या है? सैंपियंस। वंश है होमो, फैमिली है होमोनिडी, होमोनिडी। ऑर्डर है प्राइमेट, ऑर्डर है प्राइमेट। क्लास है मेमेलिया, ठीक है, क्लास है। फाइलम है कोरडेटा, और किंगडम है एनिमिलिया। तो मानव, मानव, एनिमिलिया, किंगडम, कोरडेटा, फाइलम, मेमेलिया, क्लास, प्राइमेट, ऑर्डर, होमोनिडी, कुल, होमो, वंश, और सैंपियंस जाति का है। सैंपियंस जाति का है, सैंपियंस जाति का है, सैंपियंस जाति का है। क्लियर है? पीला पीला लिख देते, हालांकि आज तो बृहस्पतिवार है नहीं क्या। एक बृहस्पतिवार का कथा का बड़ी प्रचलन है हिंदू धर्म में। उस दिन सब कुछ पीले पीले पीले, अब वो बिल्कुल फेक है। एक दिन हम देखे एक आदमी को, एगो स्टोरी पढ़ रहा था बृहस्पतिवार में। स्टोरी 5वां क्लास के कहानियों से भी खराब, सही बोल रहे हैं। पढ़ रहा था कि राजा है, सोना मिला, ये मिला, वो मिला, धन्य हो गया, ये हो गया। हम सुन रहे थे ऐसा होगा तो फिर ऐसा कैसे होगा, ठीक है, सही बोल रहे हैं। ऐसा होता कोई लड़की करते हैं क्या? करते हैं? उसमें एक करते हैं तो बंद कर दीजिए, बहुत गड़बड़ चीज है वो।
सही बोले। एक उसमें मिलेगा बृहस्पतिवार कथा, उसका बकायदा एक बुक आता है, और बुक कोई हिंदू धर्म से संबंधित है नहीं, आपको हम क्लियर बता रहे हैं। उसको कौन लिखा है, नहीं लिखा है, किस ग्रंथ से वो आया, इसका कहीं पर चर्चा नहीं है। अब बिल्कुल जैसे फेक स्टोरी नहीं होता है जो व्हाट्सएप पर भी आएगा कि ऐसा करने से सोना मिलता है, राजा ने ऐसे किया, सोना मिल गया, ये मिल गया, यानी 5 क्लास में जो 5 क्लास के हिंदी में जो स्टोरी है उससे भी गड़बड़ स्टोरी, उसको लोग पढ़ते रहता है, कहता है पुण्य का भागी बन जाएंगे। इतना आसानी से पुण्य किसी को मिल जाए तो फिर क्या दिक्कत है, सारा विश्व जो है शांतिमय हो जाएगा। खैर, हम मानव का वर्गीकरण कर रहे थे, किसका? मानव का वर्गीकरण कर रहे थे। देख लिए वर्गीकरण कैसे कैसे होता है कि नहीं होता है। जाति यानी सैंपियंस, वंश, कुल। मानव का जाति क्या है? सैंपियंस। वंश क्या है? कुल क्या है? गण क्या है? प्राइमेट क्लास क्या है? फैलम क्या है? किंगडम क्या है? तो इतने स्तर पर वर्गीकरण किया जाता है। क्लियर हो गया? तो हमारी जो ये समस्या थी, कुछ लोग हनुमान चालीसा के बारे में बात करें, बिल्कुल हनुमान चालीसा सही है दोस्तों, आइए वैसे बोल दिया, ठीक है, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं लगाइए, ठीक है। धर्म का चर्चा हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। किसी को दिक्कत हो गया तो हम क्षमा प्रार्थी है दोस्तों। तो बात समझ गए ना? तो वर्गीकरण करने के लिए 18 लाख सजीवों की जातियां था, जिसको आप किस में बांट दिए। अब फिर देखें कि वर्गीकरण का कितना लेयर है, समझ गए कि नहीं। मानव का वर्गीकरण देख रहे हैं, इतने स्तर पर हुआ है। मानव किस किंगडम का है? मानव किस फैलम का है? मानव किस वर्ग का है? मैमेलिया। मानव किस ऑर्डर का है? मानव किस कुल का है? मानव किस वंश का है? मानव किस जाति का है? क्लियर हो गया? इस तरह से सारे सजीवों का वर्गीकरण किया गया। लेकिन वर्गीकरण के उस चक्कर में हम लोग नहीं पड़ेंगे दोस्तों। अब दोस्तों वर्गीकरण हो गया, सजीवों के बारे में कैसे पढ़े, यह जो एक बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने था, उसका सॉल्यूशन निकल गया कि निकल गया। लेकिन जैसे ये सॉल्यूशन निकला, जीव वैज्ञानिकों के पास एक नया ही दिक्कत पैदा हो गया। नया दिक्कत। हमने क्लासिफिकेशन करके सजीवों के बारे में पढ़ने की प्रक्रिया को क्या कर दिए? आसान कर दिए। बोलिए जी, क्या कर दिए? आसान कर दिए। लेकिन वर्गीकरण करके सजीवों के बारे में पढ़ने की प्रक्रिया को आसान करने के साथ ही नया दिक्कत उत्पन्न होने लगा। अब वो नया दिक्कत क्या कि एक ही पौधा का नाम भारत में कुछ, पाकिस्तान में कुछ, अमेरिका में कुछ, कहीं और पर कुछ। एक ही पौधा, नाम उसका अलग अलग। और एक ही पौधा का नाम भिन्न भिन्न देशों में क्या था? अलग अलग था। भिन्न भिन्न देश तो छोड़िए, भारत में ही ले लीजिए। भारत में पटना में एक सब्जी बिकता है, नेनुआ। अब मधेपुरा जाइएगा, झींगा बोला जाता उसको। ठीक है, अब सुनिएगा, सुनिएगा, बात को सुनिए। आप पटना में जिस सब्जी को नेनुआ के नाम से खरीदते हैं, आप मधेपुरा सुपौल में चला जाएगा, उस सब्जी का नाम झींगा है, झींगा। ठीक है, क्या है? आप पटना में जिसको कद्दू बोलते हैं, कद्दू बोलते हैं, खगड़िया चल जाएगा, उसका नाम सजमन है, सजमन। बात समझ रहे कि नहीं? तो आप भिन्न भिन्न देश को छोड़िए, आप भारत के एक क्षेत्र से निकलकर दूसरे क्षेत्र जाइएगा, पता चलेगा कि उसका नाम क्या है एक ही चीज, नाम अलग अलग है। एक ही चीज, नाम अलग अलग। अब मधेपुरा वाला आया पहली बार पटना, गया मुसल्लपुर हाट, कहा कि झींगा दे दो 2 किलो। अब सब्जी वाला मुंह देख रहा है, व्हाट इज दिस? वो कह रहा है कि भाई नेनुआ है, नेनुआ करे, ये तो झींगा है। ये झींगा मधेपुरा से चला, नेनुआ हो गया।
बात समझे कि नहीं समझे? एक ही पौधा लेकिन उसका अलग अलग नाम, अलग अलग नाम। और एक प्रतिमा लवली है, वो कह रहा है कि मेरे यहाँ तो घिवरा कहा जाता है। अब देखिए घिवरा कहा जाता है, हम भी नहीं जानते घिवरा कहाँ कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, बात समझ गए? तो खैर हमारे कहने का तात्पर्य यह था कि एक ही फसल का अलग जगह पर अलग अलग, इससे इससे यानी कि एक ही पौधे का भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नाम होने से, एक ही पौधे का भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नाम होने से बायोलॉजी के अंतर्गत जीव वैज्ञानिकों को कई सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ा, कई सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि एक ही पौधे का नाम अलग अलग होने से अंततः बायोलॉजी में कई सारे दिक्कतें का सामना होने लगा। कैसा कैसा दिक्कत? तो सबसे बड़ी दिक्कत वैज्ञानिकों को रिसर्च करने में। उदाहरण के लिए भारत में बैगन पर रिसर्च हुआ और भारतीय जीव वैज्ञानिक ने पता किए कि बैगन में जो है इस दवाई के इस्तेमाल से कोई कीड़ा बुरा नहीं लगेगा। लेकिन वही रिसर्च अमेरिका में जब गया तो अमेरिका का जीव वैज्ञानिक समझ ही नहीं रहा है। मान लीजिए कि बैगन को हम लोग बैगन बोल रहे हैं लेकिन कोई एक नाम नहीं है। जब हर पौधा का अलग अलग नाम होता था तो क्या दिक्कतें उत्पन्न होती थी। तो भारतीय वैज्ञानिक ने बैगन पर रिसर्च किया और पता लगा कि इस दवाई के इस्तेमाल से बैगन में कीड़े नहीं होते। अब वो रिसर्च अमेरिका पहुंचा, अमेरिका का वैज्ञानिक इधर उधर कर रहा, व्हाट इज बैगन, व्हाट इज बैगन। तो सबसे पहले वो कंफर्म हुआ कि बैगन इज इक्वल टू ब्रिंजल, ब्रिंजल इज बैगन, बैगन इज ब्रिंजल। ठीक है, तो सबसे पहले वो बैगन को कन्वर्ट किया किसमें? ब्रिंजल में। तब जाकर रिसर्च पेपर को पढ़ा और तब जाकर उसे समझ में आया। मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया के जंगल में आग लग गया, मान लीजिए कि हर पौधा का नाम भिन्न भिन्न देशों में तो अलग अलग होता ही होता है, भिन्न भिन्न देशों की राज्य में अलग अलग हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया के जंगल में आग लग गया और ऑस्ट्रेलिया के रिपोर्टर उस रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, डेलबर्जिया का पौधा में आग लग गया। ठीक है, डेलबर्जिया पौधा इज ब्लांट इस, ठीक है। और भारत का लोग बूझने व्हाट इज डेलबर्जिया, भारत का लोग कहें डेलबर्जिया क्या होते हैं जी, व्हाट इज डेलबर्जिया, समझ ही नहीं रहा वो। अर्थात एक ही पौधे के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, डेलबर्जिया का मतलब शीशम होता है, क्या होता है? शीशम। हमारे भारत में एक ही पौधे का भिन्न भिन्न नाम भिन्न भिन्न क्षेत्रों में होने से वैज्ञानिकों को उनका पहचान करने में कई प्रकार की दिक्कत होता था। एक देश के वैज्ञानिक के पौधों पर किए गए रिसर्च या जंतु पर किए गए रिसर्च को दूसरे देश में पढ़ने में बहुत ज्यादा कठिनाई होता था। एक देश में किसी पौधे के विलुप्त तो हो गया है तो वो अन्य देश में है कि नहीं है, इसका पहचान करने में दिक्कत होता था। यानी एक ही पौधे के भिन्न भिन्न नाम होने से कई सारे दिक्कत का सामना वैज्ञानिकों को करना पड़ता था। इन दिक्कतों को दूर करने के लिए पूरे विश्व के वैज्ञानिक, जीव वैज्ञानिक इकट्ठा हुए। इन दिक्कतों को दूर करने के लिए पूरे विश्व के जीव वैज्ञानिक इकट्ठा हुए और अंततः तय किए कि आप जिस पौधे को जो कहना है कहिए, कोई रोकता नहीं है, लेकिन एक नाम ऐसा रखिए जो पूरे विश्व में क्या हो, समान। अलग अलग नाम होने से जब जीव वैज्ञानिकों को कई सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ा तो सारे विश्व के जीव वैज्ञानिक इकट्ठा हुए और निर्णय लिए कि जिस पौधे को जो कहते अपने क्षेत्र में कहिए, लेकिन एक नाम ऐसा रखिए कि जो पूरे विश्व में क्या हो, एक समान। और इस पर सभी जीव वैज्ञानिक सहमत हुए, इस पर सभी जीव वैज्ञानिक सहमत हुए कि पौधा का जो नाम जिस क्षेत्र में वो रहेगा ही रहेगा, लेकिन सभी पौधा का एक नाम ऐसा रहेगा जो पूरे विश्व में क्या होगा,
समान होगा, ताकि कोई भी वैज्ञानिक उसे किसी भी क्षेत्र में उस नाम से आसानी से क्या कर सके, पहचान कर सके। और जो नाम किसी पौधे का, जो नाम पूरे विश्व में एक समान होता है, पूरे विश्व में एक समान होता है, उस नाम को कहा जाता है, उस नाम को कहा जाता है वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम। वैज्ञानिक नाम या पौधों के संदर्भ में वैज्ञानिक के नाम के जगह वनस्पतिक नाम का भी इस्तेमाल करते हैं, बोटनिकल नेम का भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बोटनिकल नेम का इस्तेमाल केवल पौधों के साथ कर सकते हैं। जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम, ठीक है, अमरूद के पेड़ का वैज्ञानिक नाम, लेकिन अमरूद के पेड़ के वैज्ञानिक नाम के जगह हम इस्तेमाल कर सकते हैं अमरूद का वानस्पतिक नाम। तो सभी वैज्ञानिकों ने यह तय किया कि हर पौधा का एक नाम ऐसा होगा जो पूरे विश्व में क्या होगा, एक समान होगा, पूरे विश्व में क्या होगा, एक समान होगा। और उस एक समान नाम को क्या कहते हैं, वैज्ञानिक नाम। पौधों के संदर्भ में उसे और क्या कहा जाता है, और पौधों के या जंतु के या सूक्ष्म जीवों के या कवक के वैज्ञानिक नाम या सजीवों के वैज्ञानिक नाम जिस पद्धति पर लिखे जाते हैं उसका नाम है बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बायनोमियल नोमेनक्लेचर यानी द्विनाम पद्धति। वैज्ञानिक नाम एक खास पद्धति के आधार पर लिखे जाते हैं और उस खास पद्धति का नाम क्या है, द्विनाम पद्धति। सजीवों के वैज्ञानिक नाम जो पूरे विश्व में एक समान होते हैं, किस पद्धति के आधार पर लिखे जाते हैं, किस पद्धति के आधार पर। और द्विनाम पद्धति का नाम द्विनाम पद्धति इसलिए कि वैज्ञानिक नाम लिखने के लिए कितने पद का इस्तेमाल होता है, दो। वैज्ञानिक नाम लिखने के लिए दो पद का इस्तेमाल होता है। और वे दो पद कौन कौन है दोस्तों, तो साइंटिफिक नेम या वैज्ञानिक नेम में एक नाम किसका होता है, वंश का, और दूसरा नाम किसका, वंश को अंग्रेजी में जीनस कहते हैं और जाति को अंग्रेजी में स्पीसीज कहते हैं। तो किसी भी सजीव का वैज्ञानिक नाम कितने पद से लिखा होता है, आगे में कौन पद, पीछे में कौन पद, जाति। और चूंकि दो पद से, दो टर्म से वैज्ञानिक नाम लिखे जाते हैं, इस तरह इसलिए वैज्ञानिक नाम लिखने की पद्धति को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, द्विनाम पद्धति। उदाहरण के लिए जैसे मानव का ही वैज्ञानिक नाम है होमो सैपियंस, होमो, मानव का ही वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों, होमो सैपियंस। तो इसमें होमो किसका नाम है और सैपियंस किसका नाम है, जाति का। सैपियंस किसका नाम है, जाति का। उसी तरह आम का दोस्तों, आम का है मैंजीफेरा, मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा। तो इसमें आम के वंश कौन है और आम का जाति कौन है, क्लियर हो गया। भिन्न भिन्न एक ही पौधे, एक ही सजीव के भिन्न भिन्न नाम भिन्न भिन्न क्षेत्र में होने के कारण जीव वैज्ञानिकों को रिसर्च करने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। तो जीव वैज्ञानिक पूरे विश्व का एकजुट होकर ये निर्णय लिए कि जिस पौधे को जिस नाम से पुकारते हैं पुकारेंगे ही, लेकिन एक नाम ऐसा रखेंगे जो पूरे विश्व में क्या होगा। और हर सजीव का एक नाम ऐसा होता है जो पूरे विश्व में क्या होता है, और उस नाम को क्या कहते हैं, पौधे के संदर्भ में, पौधे के संदर्भ में इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैज्ञानिक नाम एक खास पद्धति के आधार पर लिखे जाते उसे क्या कहते हैं, द्विनाम पद्धति में वैज्ञानिक नाम लिखने के लिए कितने पद का इस्तेमाल होता है, दो पद का इस्तेमाल होता है। कौन कौन, वैज्ञानिक नाम में वंश और जाति के नाम रहते हैं, आगे में वंश का नाम, पीछे में। और लिखने का तरीका यह है कि वंश का नाम कैपिटल लेटर से शुरू होगा, जब वंश का नाम खत्म होगा तो स्पेस देना है, और जाति के नाम को कैपिटल लेटर से शुरू नहीं करना है, जाति का नाम स्मॉल लेटर से ही शुरू करना है। बात समझे कि नहीं। वैज्ञानिक नाम लिखने का जो अंतर्राष्ट्रीय रूल है कि हम वंश का नाम कैपिटल लेटर से शुरू करेंगे, उसके बाद वंश का नाम खत्म होगा तो हम स्पेस देंगे, लेकिन जाति का नाम हम कैपिटल लेटर से शुरू
जाति का नाम हम स्मॉल लेटर से ही शुरू करेंगे, स्मॉल लेटर से ही शुरू करेंगे। क्लियर हो गया दोस्तों? बात समझ गए? तो इस तरह से द्विनाम पद्धति के द्वारा वैज्ञानिक नाम लिखे जाते हैं, और वैज्ञानिक नाम लिखने के उपरांत अंत में उन वैज्ञानिक का भी नाम जोड़ा जाता है जो उस सजीव का पहली बार पृथ्वी पर पता लगाया है। कई पौधे और कई जंतु का वैज्ञानिक नाम आपके नोट में दिया हुआ है, और उसको क्या करना है, देखिए। मनीष कुमार पूछ रहा है कि इस बैच से बीपीएससी टीचर साइंस कवर हो जाएगा। आप दोस्तों ये बात हमें बताने की जरूरत क्या है, आप खुद बीपीएससी का टीचर बनिएगा तो इतनी तो जानकारी आपको होगी ही होगी कि आपके टीचर का क्या सिलेबस है और हम क्या पढ़ा रहे हैं। और बिल्कुल दोस्तों श्योर हो जाइए, आपको पता नहीं है मनीष कुमार, तो हमको आपसे कहते हैं कि आप खुद अपने सिलेबस को देखिए और पता लगाइए कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो आपके टीचर में कम आएगा कि नहीं आएगा। ये आपकी ड्यूटी है पता लगाना। हम तो बोल ही देंगे कि हाँ आएगा, नहीं बोलेंगे दोस्तों। फिर भी हम सच ये बोल रहे हैं कि टीचर में इससे बाहर आएगा ही नहीं। और जितना पढ़ा रहे उतना कर लिए आप साइंस में, तो यकीन मानिए बीपीएससी टॉपर अगला आप ही है दोस्तों। हल्ला करते झूठ बोल रहे क्या? पढ़ाते हैं, पूरा डिटेल में जाकर पढ़ाते हैं। विद्यार्थी हमको बहुत गाली देता है, बहुत ही लगाता है पढ़ाने में, है ऐसा करता वैसा करता, फिर भी हम अपने स्पीड को नहीं बढ़ाए। हमेरा है कि एक बार खत्म कीजिए, सॉलिड खत्म कीजिए, ठीक है। और हम ये भी सोचते हैं कि विद्यार्थी के पास करियर का एक दूसरा ऑप्शन रहना चाहिए, ये हमारा मानना है कि एक विद्यार्थी जब नौकरी में किसी कारणवश असफल हो तो उसके लिए टीचिंग करियर का विकल्प अपनाने का रास्ता सॉलिड होनी चाहिए। और ये संभव है हमारे ही बैच में दोस्तों, कि आप अगर चाहेंगे कि टीचिंग करियर अपनाने के लिए, वो भी संभव है दोस्तों। और इस तरह से क्लासिफिकेशन को समझ गए? कोई दिक्कत? अब हम पढ़ेंगे दोस्तों, अब हम आते हैं असली टॉपिक पर, यानी किस पर? प्लांट किंगडम पर। किस पर? प्लांट किंगडम पर। और प्लांट किंगडम के बारे में पढ़कर हमें ये पता चलेगा कि आखिर इस पृथ्वी पर कैसे कैसे पौधे पाए जाते हैं और उन पौधों से मानव को क्या फायदा पहुंचाते हैं दोस्तों। तो कल के क्लास में ही हम प्लांट किंगडम को आगे बढ़ाएंगे दोस्तों। तो दीजिए इजाजत, मिलते हैं कल के क्लास में। और जानते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो है उसका भी पहली बार इस्तेमाल कैरोलस लिनियस ने किया था। चमगादड़ किस किंगडम का है? चमगादड़ मेमेलिया किंगडम का है, सॉरी एनिमिलिया किंगडम का है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल के क्लास में।